आपका स्वागत है हजेल आईएएस में। एक बार फिर हम एक ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे के बारे में लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में या विवादित रूप में रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक ओर एक पिता और दूसरी ओर पुत्र खड़ा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा सिद्धांत है जिसने मार्ग को चुना और दूसरी ओर एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसने परिणाम को चुना। हां दोस्तों, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। एक और कहे जाने वाले राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी, बापू जी के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूथ आइकॉन कहे जाने वाले या कम उम्र में अपना बलिदान देकर सूरवीरता का प्रदर्शन करने वाले भगत सिंह जी के बारे में। आखिर ये मुद्दा था क्या और यह विवाद था क्या, इसे समझने के लिए आपको बहुत गहराई से इतिहास के पन्नों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि महात्मा गांधी जी की बहुत सारी आइडियोलॉजी और उनकी जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी उनके अनुभव साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में रहे, उसके कारण उन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि माना है किसी भी देश की आजादी को लेकर। यही अहिंसा की आइडियोलॉजी है जिसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसका प्रयोग किया, जिसे आप प्रसिद्ध रूप में नमक कानून के रूप से जानते हैं या सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह जैसे ऐसे भारत के सूरवीर रहे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा, और इतना ही नहीं, यंग होने के कारण, युवा होने के कारण उनके अंदर वही खून का उबाल था जो भारत की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। एक और जहां महात्मा गांधी मार्ग को यानी आजादी के लिए हमारे रास्ते क्या होने चाहिए उन पर जोर दिया, जो अहिंसा रहा, सत्य रहा। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह जैसे रहे जिनका यह मानना था क्रांतिकारी कि रास्ता कोई भी हो, भारत को आजाद दिलाना है। यही कारण था दोस्तों कि दोनों की विचारधाराओं का टकराव हुआ और यह जाकर गांधी इरविन पैक्ट पर साफ देखा जा सकता है। एक ऐसा विवादित मुद्दा जहां पंजाब के लोगों का यह मानना है कि गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो 1931 में हुआ, उस वक्त महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा से आजीवन कारावास किया जा सकता था। दूसरी ओर वहीं यह देखा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर कई सारे प्रयास भी किए। तो आखिर में ऐसी कौन सी चाल थी इरविन की जिसके कारण महात्मा गांधी जी भी फंस गए? समझते हैं। गांधी इरविन पैक्ट की शुरुआत 1931 में हुई, जब इरविन जो वॉइसरॉय रहे भारत के, उन्हें भेजा गया ताकि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन किया। उस पैक्ट साइन करने में महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व कुछ शर्तें रखी। इन्हें 11 बिंदु के नाम से जाना जाता है। उन्हें 11 बिंदुओं में महात्मा गांधी जी ने नमक बनाने जैसे मूलभूत कानूनों के बारे में बात की, पुलिस व्यवस्था के बारे में बात की, न केवल इतना ही, लोक सेवा जैसे कई सारे मुद्दों को भी रखा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर यानी राजनीतिक रूप से जो गिरफ्तार हुए लोग थे उनकी रिहाई भी रखा। परंतु इन 11 बिंदुओं में कहीं पर भी महात्मा गांधी ने रेवोल्यूशनरियों के लिए किसी प्रकार यानी क्रांतिकारियों के लिए कोई भी बिंदु नहीं रखा, और यहीं से विवाद का मुद्दा आता है। हालांकि महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा रही है दोस्तों, वह विचारधारा ऐसी रही है जिसमें उन्होंने हिंसा को कभी भी स्वीकारा नहीं, अंतिम दम तक। और यही कारण था कि उन्हें 11 बिंदुओं में हिंसक प्रवृत्ति के जो दल रहे हैं उनका उन्होंने समर्थन नहीं किया। परंतु यह कहना बिल्कुल गलत होगा, महात्मा गांधी जी ने मौखिक रूप से 3 बार इरविन के सामने यह बात रखी कि जो भी क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं उनकी सजा को कमतर करके आजीवन कारावास कर दिया जाए। परंतु इरविन ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी, कहा उन्होंने कि आप इन 11 बिंदुओं के साथ इस बिंदु को भी लिखित रूप में हमें दे दीजिए। परंतु दोस्तों, यहां समझने वाली बात होगी, अगर महात्मा गांधी जी ने इसे लिखित रूप में दे दिया होता तो कहीं ना कहीं इसे इरविन सार्वजनिक पत्र पर पब्लिश कराकर महात्मा गांधी जी की इमेज को हानि पहुंचाने की कोशिश करता और उस आइडियोलॉजी, उस अवधारणा को धक्का मारता जिससे के ऊपर भारत की आजादी की लड़ाई की नींव रखी गई थी, अहिंसा।
दोस्तों महात्मा गांधी जी को पता था कि अगर वो लिखित रूप में लिख देंगे तो उसके बाद इरविन अपनी शर्तों से भी पलट सकता है और संपूर्ण भारत को जो उन्होंने अहिंसा के सूत्र से बांधा था वो भी टूट जाता और सारे मोती एक एक करके बिखर जाते। वहीं पर अगर हम भगत सिंह जी की बात करें तो भगत सिंह जी महात्मा गांधी जी को बापू भी जानते थे, बापू के रूप में मानते थे, अपने पिता के रूप में मानते थे। और यह भी उन्होंने कहा है, HSRA जब संस्था बनती है तब उन्होंने कहा कि अहिंसा ही हमारा अंतिम मार्ग होना चाहिए, परंतु समय परिस्थितियों ने उन्हें उस रूप से ढाल दिया कि उन्हें हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा। और यही कारण रहता है कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए ऑफिशियली पत्र पर यानी 11 बिंदुओं में एक और बिंदु शामिल नहीं किया। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं तो भगत सिंह जी जो महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजी या उनके आदर्श से प्रेरणा प्राप्त थे, जो एक पुत्र समान थे, और वहीं महात्मा गांधी जी जो एक पिता के रूप में संपूर्ण भारत को एक करके संगठित करके आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, तो क्या उनके द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही था? दोस्तों यह प्रश्न आपके आगे सुपुर्द करते हैं और आप खुद डिसाइड करिए कि वास्तविकता में क्या महात्मा गांधी जी के पास एक मौका था कि वह अपनी बातों को रख सकें। दोस्तों एक और किंवदंती कही जाती है उसी समय की, तीसरा पहलू, जिसमें यह कहा जाता है कि इरविन महात्मा गांधी जी से इतना डरते थे कि उन्होंने सीधे सीधे आंख से आंख मिलाकर महात्मा गांधी जी के साथ बात तक नहीं की। कई लोग का यह भी कहना है कि वह इतना डरते थे कि महात्मा गांधी जी अगर उन्हें दबाव डालते, प्रेशराइज करते तो शायद वो मान लेते। परंतु दोस्तों आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने फूट डालो शासन करने की नीति से पहले भी बंगाल विभाजन कर चुके थे। तो यह रही 3 पक्षों की कहानी, महात्मा गांधी जी की, भगत सिंह जी की और इरविन की। अब आप डिसाइड करिए कि क्या सही था, क्या गलत। धन्यवाद।